नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं, कैसी चल रही है तैयारी? जैसा कि आप लोगों से कहा ही गया था कि परीक्षा आपकी पोस्टपोन नहीं होगी। आप ही लोग बार बार परेशान थे। कल जो है नोटिफिकेशन भी आ गया फॉर्म भरने के लिए, तो आप लोग खूब बढ़िया से फॉर्म भर लीजिए और तय समय पर उसे भेज दीजिएगा, क्योंकि एलटी में बहुत से बच्चों का फॉर्म इसलिए रिजेक्ट हो गया था कि वो टाइम से जो है फॉर्म का जो हार्ड कॉपी था वो आयोग भेज नहीं पाए। तो समय सीमा तक आप जो है फॉर्म भरेंगे। उसके बाद जो है उसे एक सीमा के अंदर, मतलब पहले आप जो है जा करके उसे भेज भी देंगे, ठीक है। तो चलिए, आज का जो हमारा प्रश्न है, देखिए प्रश्न तो बढ़ने से पहले ये देख लीजिए कहाँ आ गए। हिस्ट्री का है टेस्ट नंबर 5 और प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों के संबंध में विभिन्न इतिहासकारों द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। आप लोग को पता ही होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी और अपने समय में विश्व स्तर पर सबसे प्रगतिशील सभ्यताओं में से एक थी, उसका 1750 तक आते आते क्या होता है, तो वो पतन हो जाता है। मतलब वो पतनोन्मुख अवस्था में चली जाती है और उसके उन्नत जो प्रतिमान है वो धीरे धीरे क्षीण होते चले जाते हैं। तो उस पतन के कारणों में, भाई इतनी उन्नत सभ्यता का पतन होता है तो इसके कारणों को लेकर के विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न विभिन्न मत व्यक्त किए हैं। आपको उन्हीं विद्वानों के मत को बताना है, लेकिन उनका आलोचनात्मक परीक्षण करना है कि मतलब क्या वो सही कह रहे हैं, क्या और क्या उनकी बातों में जो है सत्यता का अभाव नहीं है। तो ये सारी चीजों को चेक करते हुए एक निष्कर्ष देना है। और मुख्य परीक्षा में ऐसे जो शब्द हैं इनका विशेष ध्यान रखना है। यदि ऐसे शब्द आ गए, विश्वास मानिए जनरली बच्चे यहाँ आलोचनात्मक परीक्षण नहीं करते। ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है कि पतन के आकस्मिक और जो दीर्घकालिक कारण थे उनको पता है, वो दोनों कारणों के संबंधित जो हिस्टोरियन है उनको भी वो बताएंगे, लेकिन उनका आलोचनात्मक परीक्षण नहीं करेंगे और उनका नंबर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग मुख्य परीक्षा में जब ऐसे प्रश्न पाए तो आप खूब ध्यान से पहले पढ़ें, तब जाकर के उत्तर लेखन की तरफ बढ़ें। संस्थान अपना दो जो है 3 ऑप्शनल जो आपके पेपर है, हिस्ट्री का, सिविक्स का और फिर ज्योग्राफी, और फर्स्ट पेपर जो आपका जिसमें हिंदी और निबंध है, ये सारे जो है ऑप्शनल करा रहा है। तो यदि अभी तक आप लोग संस्थान से नहीं जुड़े तो संस्थान से जुड़े। संस्थान का यहाँ उद्देश्य यही है कि इतने कम समय में टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपका जो है पूरा का पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट करा दे। आपके उत्तर यदि आप लिख रहे हैं तो उसका मूल्यांकन कर दे, क्योंकि ये टेस्ट जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है हमारा वो टेलीग्राम पे चलता है। इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं, ये ऐप पे हमारे नहीं चलता है, टेलीग्राम पे चलता है। और यहाँ क्या है कि डेली आपको प्रश्न दिए जाते हैं, आप लिख करके दिखाते हैं। डेली डेली उन सभी का मूल्यांकन होता है, फीडबैक दिया जाता है और फिर मॉडल उत्तर दिए जाते हैं। और संस्थान की पूरी कोशिश ये है कि 25 अगस्त तक आपका पूरा सिलेबस जो है आपसे लिखवा करके उसका मॉडल उत्तर दे करके हम खत्म करें, ताकि जो है वो जो 5 दिन रहे रिवीजन करके जा करके परीक्षा दीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न हम पुनः पढ़ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों के संबंध में विभिन्न इतिहासकारों द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 25 अंक का प्रश्न है। 25 अंक के प्रश्न को कितने शब्दों में लिखना है? 250 शब्दों में लिखना है। तो थोड़ी सी आप भूमिका दीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर के मत भिन्नता की स्थिति है। जहां कुछ विद्वान इसके पतन के कारणों में आर्यों का आक्रमण मानते हैं, मतलब कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ तो वो जो विदेशी हमलावर थे जो आर्य के रूप में भारत आए, उनके द्वारा यहाँ के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उन पे आक्रमण किया गया, उन्हें युद्ध में मार दिया गया और उसके बाद फिर आर्य संस्कृत सभ्यता का जो है वो विकास होता है। वहीं कुछ विद्वान जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी असंतुलन जिसमें बाढ़, सूखा, भूकंप तथा कुछ प्रशासनिक शिथिलता को क्या मानते हैं, इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। तो आपने अपनी भूमिका में एक झलक दिखला दी कि भाई हम इसमें
सारे डायमेंशंस को कवर करने वाले हों, चाहे वो तात्कालिक कारण हो, चाहे वो जलवायु कारण हो। और जलवायु कारण में भी बाढ़, सूखा, भूकंप या फिर प्रशासनिक शिथिलता को भी लेकर के कुछ विद्वान ये कहते हैं कि चूंकि साम्राज्य का नेटवर्क विस्तारित हो गया था, वैसे में एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की जरूरत थी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं दे पाए, इस कारण सभ्यता का पतन हो गया। इन सब चीजों को आपने एक झांकी यहाँ दिखला दी, ठीक है। अब आगे चल करके आप इसी को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आर्यों के आक्रमण को लेकर के इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड ने आर्यों के आक्रमण को पतन का कारण माना। वही ये तर्क देते हैं कि किस तरीके से चीजें, मतलब वो आए और यहाँ के निवासियों को मारते हैं और फिर अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। इन्होंने मोहनजोदड़ो से मिले कंकालों और ऋग्वैदिक संदर्भ में, मतलब ऋग्वेद में आप देखेंगे ना कि इंद्र को क्या कहा गया? पुरंदर। मतलब पुरंदर का जो शाब्दिक अर्थ क्या है कि वो किलों को तोड़ने वाला था, ठीक है। तो इस आधार पे ये तर्क निकालते हैं कि जो है सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ? तो वो आर्यों के आक्रमण से हुआ, क्योंकि मोहनजोदड़ो में बहुतायत जो है कंकाल मिले हैं। और फिर पुरंदर से ये जोड़ते हैं जो ऋग्वैदिक काल में है कि जिसमें कहा गया कि इंद्र जो है वो किलों को तोड़ने वाला था। मतलब इंद्र की अगुवाई में जो आर्य की सेना थी वो आई और ये अनार्य जो लोग थे यहाँ उनके किलों को तोड़ करके, नष्ट भ्रष्ट करके वहाँ सत्ता स्थापित की जाती आर्यों की, ये तर्क देते हैं। किंतु इस सिद्धांत की सबसे बड़ी सीमा यह है कि व्यापक नरसंहार, युद्ध या नगरों के एक साथ विनाश के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। देखिए, आलोचनात्मक परीक्षण करना है तो अब हम मार्टिमर ह्यूलर या गार्डन चाइल्ड के मत का जो है यहीं लगे हाथ आलोचनात्मक परीक्षण कर लेते हैं कि भाई इतनी विस्तृत सभ्यता थी, महाराष्ट्र से लेकर के कश्मीर तक था और इधर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के अफगानिस्तान तक की सभ्यता थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि सब जगह एक ही बार आर्य इतने शक्तिशाली थे कि एक ही बार आए, एक ही रात में सबको मार करके चले गए? ये तो पॉसिबल है नहीं। और जो मोहनजोदड़ो से नरकंकाल मिले थे उसमें 42 कंकाल हैं और 42 कंकाल में केवल एक कंकाल का जब परीक्षण किया गया तो उसमें एक कंकाल में पाया गया कि ये जो है चोट के कारण इस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, बाकी सब महामारी के कारण मरे थे। तो इनका दावा यही क्या हो जाता है? खारिज हो जाता है। तो सबसे पहला आर्यों के आक्रमण को बताया आपने, मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड की चर्चा करी और फिर इस दावे का यही आलोचनात्मक आपने परीक्षण कर लिया, ठीक है। अब दूसरा देखें कि प्राकृतिक आपदाएं और पर्यावरणीय परिवर्तन जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण है। तो इससे संबंधित जो विद्वान है कौन है? कि जॉन मार्शल, राइक्स और H.T. लैम्ब्रिक हैं। ये लैम्ब्रिक नहीं, लैम्ब्रिक है। तो लैम्ब्रिक जैसे विद्वान ने क्या कहा कि बाढ़, नदियों के मार्ग में परिवर्तन, भूकंप और जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है? इस सभ्यता का पतन हुआ। मतलब इन लोगों को कहना है कि भाई कहीं बाढ़ आई, कहीं सूखा आया, कहीं भूकंप आए। मैंने कल के ही TGT वाले क्लास में बताया था कि भूकंप के प्रारंभिक साक्ष्य कालीबंगा से मिले भी हैं। तो ऐसे ऐसे मतलब शहरों का पतन हुआ और इसमें कौन है? जॉन मार्शल है, राइक्स है, H.D. लैम्ब्रिक है, ठीक है। मोहनजोदड़ो में बाढ़ का स्तर तथा घग्गर हाकरा क्षेत्र में सूखेपन के संकेत इस मत को बल देते हैं। मतलब इस मत को और ज्यादा बल कौन देता? तो मोहनजोदड़ो क्षेत्र में जो बाढ़ आई और मोहनजोदड़ो का जो विनाश हुआ, जो नष्ट हुआ, उसके पीछे का जिम्मेदार कारण क्या है? बाढ़ ही है, क्योंकि वहां बार बार बाढ़ आने, उजड़ने और बसने के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। तो बाढ़ के लिए कालीबंगा में भूकंप के प्रमाण मिले। भाई कहीं भी किसी भी शहर में भूकंप आ जाए तो वहां जान माल की व्यापक स्तर पर क्षति होती ही है, तो वो आप बता रहे हैं। तो ये सारे, और घग्गर आकरा क्षेत्र में जो है वो सूखेपन के कारण, भाई सरस्वती जो नदी थी वो सूख गई। तो कुछ हद तक जो है ये जो दावा है प्राकृतिक आपदाएं और पर्यावरणीय जो संकट है ये कुछ ज्यादा कारगर है। और विश्वास मानिए कि किसी भी सभ्यता के पतन में इनकी भूमिका होती ही होती है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे वो अप्रत्यक्ष हो। फिर यह मत स्थानीय स्तर पर या कुछ क्षेत्रों के पतन के लिए उत्तरदायी हो सकता है, लेकिन अब यही है कि ऐसा तो है नहीं कि अगर भूकंप आया तो पूरे भारत ही खत्म हो जाएगा। भाई भारत का कोई एक शहर खत्म होगा, कुछ क्षेत्र डिस्ट्रॉय होंगे।
इसी तरीके से बाढ़ सूखे भी, अभी बाढ़ की स्थिति है तो दिल्ली में तो सूखे वाली स्थिति है बाढ़ के समय में भी। भाई असम और जो बिहार का जो क्षेत्र है वो बाढ़ से प्रभावित जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा भारत जो है प्रभावित है। और हड़प्पा सभ्यता के भी विस्तार क्षेत्र मैंने बताया है कि वो कितना व्यापक क्षेत्र में था। तो ऐसे में बाढ़ हुआ या सूखा हुआ या भूकंप हुआ, ये सब एक दो चार शहरों को प्रभावित कर सकते हैं, न कि पूरी सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। ठीक है, हम बाढ़ को हड़प्पा सॉरी मोहनजोदड़ो जैसे प्रमुख शहरों के पतन का कारण मान सकते हैं। हो सकता है कि कालीबंगा का पतन जो भूकंप के कारण हुआ हो, क्योंकि वहां भूकंप के आने के प्रमाण मिलते हैं। ये भी हो सकता है कि जो हरियाणा का जो हाकरा घग्गर का जो क्षेत्र है, वहां चूंकि सरस्वती नदी वहां की लाइफ लाइन थी, तो यदि सरस्वती नदी सूख रही है तो वहां स्थिति पतनोन्मुख बन सकती थी। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान का जो क्षेत्र है पूरा, गुजरात है, फिर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, अफगानिस्तान में हम विस्तारित थे, तो इन सारी चीजों का पतन तो एक साथ हो नहीं सकता। तो ये इसके आलोचना के बिंदु है। इसलिए प्राकृतिक कारण महत्वपूर्ण तो थे पर अकेले पर्याप्त नहीं थे। मतलब मैंने पीछे ही बताया कि भाई प्राकृतिक कारण, जलवायु परिवर्तन बिल्कुल कारण होते हैं, लेकिन किसी भी सभ्यता के लिए पूरा एकमात्र कारण नहीं होते। बहुत से कारणों में एक कारण ये भी है पतन का। ठीक है, फिर पारिस्थितिकी असंतुलन और वनों की कटाई। कुछ विद्वान जैसे फेयर सर्विस जैसे विद्वान का मानना है कि अत्यधिक चराई, ईंट पकाने के लिए वनों की कटाई तथा बाढ़ और सूखे के असंतुलन ने क्या किया, सभ्यता को पतनोन्मुख कर दिया। तो ये भी है, इसमें भी वही सीमा आप देखेंगे कि भाई बाढ़ और सूखा या जो है वनों के अत्यधिक कटाई से, आज भी वनों का बहुत ज्यादा कटाई हो रहा है। तो क्या ऐसा तो है नहीं कि नगर पतन के शिकार हो गए, सारे नगर पतनोन्मुख हो गए या पतनशील हो गए। प्रक्रिया है, वनों की कटाई से नुकसान तो है और इसका खामियाजा हो सकता है कि आने वाली हमारी पीढ़ियां झेले भी, लेकिन फिर भी ये एकमात्र कारण ये भी नहीं है। ठीक है, फिर संसाधनों के दोहन का यह विचार आधुनिक पर्यावरणीय संकट के आधार पर तार्किक माना जा सकता है। मतलब आप की जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रहा है, प्राकृतिक संसाधनों पर यदि दबाव अधिक रहेगा तो फिर क्या होगा, यदि प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव अधिक होगा तो जल्दी से जल्दी वो क्षरण होगा उनका, वो नष्ट होंगे। तो यदि नष्ट होंगे तो पतन की चीजें निकल करके आती हैं। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन एकमात्र कारण नहीं है। फिर आंतरिक आर्थिक सामाजिक अवनति की बात है कि वर्तमान में आधुनिक विद्वानों ने सभ्यता के पतन के लिए पर्यावरणीय दबाव, कृषि संकट, व्यापारिक गिरावट और नगरीय तंत्र की कमजोरी को मुख्य कारण माना। कि भाई कुछ विद्वानों का मानना था कि जो आर्थिक संकट आई, चूंकि हड़प्पा वाले जो थे क्या थे, वो बेसिकली व्यापारिक लोग थे। और आप देखेंगे कि जो भी बड़े बड़े इसके शहर थे, चाहे लोथल हुआ तो इसलिए प्रसिद्ध था कि वो गोदीबाड़ा था, व्यापार जो जल मार्ग था वहीं से संचालित होता था। इसी तरीके से सूतकांगन है, या फिर जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं, ये तो एक तरीके से राजधानी तक की इनको दर्जा दी जाती थी। तो ऐसे में यदि व्यापारिक नेटवर्क टूटेगा जो इनका खाड़ी के देशों के साथ होता था, मेसोपोटामिया जो आधुनिक इराक और सीरिया वाला क्षेत्र था, तो वहां तक जो इनके व्यापार होते थे, जब वो पतनशील हुए तो फिर ये सभ्यता भी पतनोन्मुख हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई एक पूरी सभ्यता एक तरीके से पतन हो गया। भाई व्यापार अगर नष्ट हो रहा है तो जो ट्रेड रूट पे पड़ने वाले शहर थे वो पतन हुए, उसके साथ ही साथ जो बंदरगाह ये क्षेत्र थे, भाई जब ट्रेड ही नहीं हो रहा तो जो बंदरगाह क्षेत्र थे वो प्रभावित हुए। लेकिन जो आंतरिक शहर थे उनका पतन तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हाँ, वहाँ क्या है कि अगर व्यापारिक गतिविधियां ठप पड़ रही हैं तो शहर अवनति की स्थिति में जाते हैं। और कुछ ऐसा ही हड़प्पा सभ्यता के पतन में आप देख सकते हैं कि मतलब कोई भी एक दावा प्रमाणिक नहीं है। आर्यों का आक्रमण तो पूरी तरीके से भ्रामक दावा है, उस पर तो आपको देना ही नहीं है कंक्लूजन। जबकि जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, भूकंप, ये सारी चीजों की भूमिका है हर क्षेत्र में।
कहीं बाढ़ से, कहीं सूखे से, कहीं व्यापारिक नेटवर्क का जो पतन होता है उससे, ये सम्मिलित कारण हो सकते हैं। और आप यही बता रहे कि मेसोपोटामिया के साथ व्यापार में कमी से उद्योग धंधे प्रभावित हुए, शिल्पीय गतिविधियों का ह्रास और नगरों से ग्रामों की ओर झुकाव इस मत की पुष्टि करते हैं। वही जो व्यापारिक पतन का जो दावा करते हैं कि व्यापारिक चूंकि पतन हुआ इससे सभ्यता का पतन हुआ, उसके पक्ष में ये दावा करते हैं। तो यह व्याख्या अधिक प्रमाणित प्रतीत होती है क्योंकि यह पतन को अचानक नहीं बल्कि क्रमिक परिवर्तन मानती है। हालांकि इसे पूरी सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। मतलब जो व्यापारिक नेटवर्क का टूटना है वो भी बिल्कुल हम मान सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों का पतन हुआ जो मैंने पीछे बताया, लेकिन पूरी सभ्यता के पतन के लिए ये दावा भी जो है पूरी तरीके से उपयुक्त नहीं है। तो उपयुक्त क्या है? तो उपयुक्त में आपको सम्मिलित कारण बताना होगा कि क्षेत्र विशेष में, भाई जैसे मोहनजोदड़ो यदि बाढ़ सूखे से प्रभावित हुआ, बाढ़ से प्रभावित हुआ, घग्गर हाकरा का जो क्षेत्र है वो सूखे से प्रभावित होता है, जो बंदरगाही क्षेत्र है व्यापार वाणिज्य प्रभावित हुआ तो वो प्रभावित हुए। जैसे आप लोथल का उदाहरण दे सकते हैं, सुतकांगेनडोर का उदाहरण दे सकते हैं। इसी तरीके से चूंकि जब सब तरीके से अवनति का काल था तो जो इसका केंद्र बिंदु था हड़प्पा, उसको भी पतनशील होना ही था, तो धीरे धीरे मतलब ये भी पतन हुआ। तो इसलिए जो इतिहासकारों का मत है कि हड़प्पा सभ्यता का जो उदय हुआ उसी की पृष्ठभूमि में इसके पतन के भी बीज निहित थे। भाई हड़प्पा सभ्यता का उदय कैसे हुआ? विभिन्न संस्कृतियों के उन्नत जो प्रतिमान है वो आपस में मिले और एक विश्व की प्रसिद्ध जो है सभ्यता का उदय होता है। और जब यही उन्नत प्रतिमान धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं या वो अलग हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं, तो इस सभ्यता का पतन हो जाता है। और वैसे भी ये सभ्यता ऐसा नहीं था कि एक रात हुआ, अभी तक हड़प्पा वाले थे और 12 बजे रात के बाद जो है तुरंत जो है सारे अवशेष खत्म हो गए, जो उन्नत प्रतिमान थे सारे के सारे एक ही दिन में नष्ट हो गए। ये नहीं हुआ, ये क्रमिक परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे ह्रास हुआ। मतलब यदि आप हड़प्पा सभ्यता का पीक पाएंगे तो 2350 ईस्वी तक वो अपने पीक पे आती है, और फिर 1900 ईस्वी पूर्व के बाद ये जो पतनोन्मुख होती है, और 1750 तक आते आते क्या होता है कि ये सभ्यता जो है पूरी तरीके से जो इसके उन्नत प्रतिमान है वो नष्ट हो जाते हैं। और फिर आप इसी की पृष्ठभूमि में आप देखेंगे कि आगे चल करके वैदिक सभ्यता का उदय होता है। तो वही आप निष्कर्ष में बता रहे हैं कि इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता के पतन के लिए कोई एक कारण को जिम्मेदार मान लेना अति सरलीकरण होगा। उसका पतन जलवायु परिवर्तन, जिसमें बाढ़, सूखा, भूकंप मान सकते हैं, वनों की कटाई होगा, प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक जो है वो उसका दोहन होगा, फिर व्यापारिक नेटवर्क का टूटना, जो हम वैदेशिक व्यापार करते थे ईरान और मेसोपोटामिया के साथ, तो अगर व्यापारिक नेटवर्क टूटेगा तो उद्योग धंधे प्रभावित होंगे, उद्योग धंधे प्रभावित होंगे तो जो उद्योग धंधों से संबंधित जो शहर है वो प्रभावित होंगे। जैसे चनहुदड़ो था जहां मनका निर्माण की फैक्ट्री थी वो प्रभावित हुआ, लोथल प्रभावित हुआ, आदि सम्मिलित कारकों का परिणाम था। हालांकि सभ्यता का पूर्ण पतन क्या हुआ? तो ये कभी भी नहीं हुआ था। तो आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था, और मुझे बड़ा भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आपको एक मॉडल उत्तर मिला होगा, बल्कि आपको भूमिका, निष्कर्ष, सारी चीजें कैसी लिखनी है इसके बारे में भी हम कुछ सिखा पाए होंगे। सबसे अंत में आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे कुछ लिंक्स हैं जो हम पढ़ा रहे हैं, इसका PDF आपको यहाँ मिल जाएगा @समृद्धि ऑफिशियल। और ये दो हमारे लिंक हैं, एक तो यूट्यूब का जिससे अभी हम आप रूबरू में, दूसरा है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो आप लोग अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन करें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।